मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अभिनंदन है। कैसे बच्चों, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, खासकर मैंने अभी इसके पहली वाली जो क्लास मैंने लिया था वहाँ पे मैंने जनरल कैरेक्टर के बारे में सब कुछ डिफाइन किया था कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो बायोलॉजी की शुरुआती कक्षा में आपको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, और उसी के बाद ये आगे की क्लास हम लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित उन्हीं फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो अमीबा और एंट अमीबा के लिए हम लोग चल रहे हैं। ठीक है ना, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का जो कॉन्सेप्ट है अमीबा और एंट अमीबा के बारे में चर्चा करते हैं, जहां से एक क्वेश्चन पूरी तरीके से कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अमीबा और एंट अमीबा की अगर हम बात करें, जूलॉजी का ये पार्ट आपको मैंने स्टार्टअप किया है। ठीक है, इसको यहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग जो देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबा। अमीबा का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हमको आज लेके चलना है। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यहीं से आपको नोट करते चलना है। आपको ध्यान इस बात पे रखना है कि प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको शाम के 6 बजे आपका प्रैक्टिस लेके आऊँगा डेली, और शाम को 8 बजे, ध्यान रखिएगा, शाम को 8 बजे आपको नोट्स मिलेगा और क्लासेस मिलेंगी। बहुत ही जल्द हम एप्लीकेशन के साथ भी आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, और जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है चैनल का, उसे आप क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबा की बात करें तो फाइलम प्रोटोजोआ, किस फाइलम से या किस फाइलम से अमीबा जो है बिलोंग करता है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ एक ऐसा एनिमल है जो सबसे प्रीमिटिव आया था। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव होता है। क्या होता है, प्रीमिटिव होता है। और जोआ का मतलब क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो आने वाला एनिमल है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटो जोआ कहते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत जल्दबाजी नहीं है, एकदम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइलम प्रोटोजोआ या अमीबा की अगर हम बात करें तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है। दूसरा क्वेश्चन है सार्कोडाइना एंड राइजोपोडा, ये क्लास है। आपको ये भी पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सार्कोडाइना या राइजोपोडा ये दोनों किस क्लास से बिलोंग करेंगे। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, डिस्कवर्ड बाय द रसेल वान रसेल हाफ, रसेल वान और रसेल हाफ के द्वारा ये खोजा गया था। इसकी खोज की गई थी खासकर फाइलम प्रोटोजोआ जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये साइंटिस्ट याद कर लीजिएगा, साथ साथ इनका आपके दिमाग में डेट भी होना चाहिए, 1755 में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कल्चर्ड इन लैब, किसमें कल्चर किया गया था। कल्चर करने का एक प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि अमीबा का कल्चर किसके द्वारा किया गया था। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात ये उस समय करना चाहिए कि हे इन्फ्यूजन मेथड, हे इन्फ्यूजन मेथड के द्वारा ही अमीबा को कल्चर्ड किया गया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है थोड़ा ध्यान रखिएगा।
इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए और साथ साथ एक छोटा सा नोट्स भी बनाते चलिए। मैं आपको बता दूं, टीजीटी, एलटी और पीजीटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत ही यूनिक चीज़ें देने वाले हैं और उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय आपको याद रखना है, शाम के 6 बजे और शाम को 8 बजे। शाम के 6 बजे हम प्रीवियस लेके आएंगे और शाम को 8 बजे, ध्यान रखिएगा, शाम को 8 बजे हम आपको कोर्स पढ़ाते हुए आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा ध्यान देखिएगा। जनरल कैरेक्टर ऑफ अमीबा की बात करें, जनरल कैरेक्टर ऑफ अमीबा क्या है, ध्यान रखिएगा। जनरल कैरेक्टर ऑफ अमीबा की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से पूछना जाता है, खासकर अमीबा से। तो एक एक पॉइंट को देखिए, आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी कंटेंट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत ही सरल है या बहुत ही कठिन है या पहला चैप्टर है। नहीं, कंपटीशन में हर एक लाइन और हर एक क्वेश्चन का अपना महत्व होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग जनरल कैरेक्टर ऑफ अमीबा की बात करें तो अमीबा की जो साइज होती है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अमीबा का जो साइज होता है 0.6 mm होता है। कितना होता है? अगर इनकी साइज की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है लगभग। और आपको ये नोट्स, मैं आपको बता दूं, ये नोट्स आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। ठीक है ना, ग्रुप के साथ साथ आप टेलीग्राम भी, दोनों लिंक पे ज्वाइन करके आप हमसे बराबर जुड़े रहिए। ठीक है, इसके बाद साइज की अगर हम बात करें तो साइज में 0.6 mm से लेके इनकी साइज होती है। और इनकी अगर हम शेप की बात करें तो इनका जो शेप होता है पूरी तरीके से इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं बल्कि इरेगुलर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ इस तरीके से इरेगुलरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि अमीबा में हमको देखने को मिलता है। लोकोमोशन की बात करें, लोकोमोशन अमीबा में किसके द्वारा होता है? स्यूडोपोडिया के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइलिन कैप क्या है, ध्यान रखिएगा, हाइलिन कैप किसे कहते हैं और हाइलिन कैप के द्वारा अमीबा कैसे मूवमेंट करता है। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है कि यह अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किस ऑर्गन का प्रयोग करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? स्यूडोपोडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसके द्वारा करता है? एक्सक्रीशन जब भी ये करते हैं अमोनिया का करते हैं और किस प्रोसेस के द्वारा? तो एक ऐसी प्रोसेस जिसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा के द्वारा। प्लाज्मा लेमा क्या होता है? प्लाज्मा लेमा का मतलब, या आप प्लाज्मा लेमा कह सकते हैं या इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। दोनों चीज़ों से ये क्या करते हैं? डिफ्यूज कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान का। इनके बॉडी से जो एक्सक्रीशन होता है प्लाज्मा लेमा के द्वारा होता है और किसका करते हैं? ये अमोनिया का है। यही क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे जब हम आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में दिखेगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कहता है थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला स्लाइड प्रोटोप्लाज्म और रिस्पायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लाज्म एंड रिस्पायरेशन की बात करें तो इंडोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक को कहते हैं आउटर प्लाज्मा जेल और दूसरे को कहते हैं प्लाज्मोसॉल। ध्यान रखिएगा, एक जगह आपको जेल देखने को मिले, क्या मिलेगा? जेल देखने को मिलेगा, प्लाज्मा जेल। एक तरीका, एक तरफ आपको जेल कहा जाता है और दूसरा जो पॉइंट है प्लाज्मोसॉल कहा जाता है। प्लाज्मोसॉल की अगर हम बात करें तो ये इनर साइड में होगा, जबकि जेल की बात करें तो ये आउटर साइड में होगा। ठीक इस तरीके से समझिएगा कि किसी भी अमीबा का ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है और इनका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? आउटर साइड। मान लीजिए किसी भी बॉडी का ये सबसे आउटर साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आउटर साइड होगा जहाँ पे प्लाज्मा जेल मिलेगा। जबकि थोड़ा सा और अंदर की तरफ जब हम आएंगे
करेंगे तो आपको प्लाज्मोसॉल मिलेगा। ठीक है, अगर इनके रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन किस प्रोसेस के द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। कैसे होता है? डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ पे रिस्पायरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। आप किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं लाइनों को लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है अमीबाइड मूवमेंट की थ्योरी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरफेस टेंशन थ्योरी किसने दिया था? ये मूवमेंट का मतलब थोड़ा समझ लिए कि अमीबा का मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ थ्योरी दी गई थी और ये अलग अलग साइंटिस्टों को द्वारा दिए गए, तो सबका अपना अपना जो है वो था, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन थ्योरी की बात करें तो सरफेस टेंशन थ्योरी कौन दिया था? बर्थोल्ड ने दिया था। एक साइंटिस्ट थे बर्थोल्ड, उन्होंने सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि इनकी बॉडी के सरफेस में जो है तनाव क्रिएट होता है, ठीक है ना, और तब ये जाके मूवमेंट करते हैं। और इस थ्योरी को कौन दिया था? बर्थोल्ड ने दिया था 1886 में। इसके बाद दूसरा सॉल जेल थ्योरी कौन दिया था? सॉल जेल थ्योरी हाइमन ने दिया था। ध्यान रखिए यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सॉल जेल थ्योरी दिया गया था हाइमन के द्वारा 1917 में, 1917 में दिया गया था हाइमन के द्वारा, और इस थ्योरी का सपोर्ट किया गया था। ये एक नया क्वेश्चन है और ये अलग से क्वेश्चन बनता है कि सॉल जेल थ्योरी को सपोर्ट किसके द्वारा किया गया था? तो पेंटिन और मास्ट। ध्यान रखिएगा, पेंटिन एंड मास्ट के द्वारा, एक साइंटिस्ट थे पेंटिन एंड मास्ट के द्वारा ये थ्योरी सपोर्ट किया गया था। इसके बाद अगला है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, गोल्डैक्री। ध्यान रखिए गोल्डैक्री, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। गोल्डैक्री, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, गोल्डैक्री एंड लॉर्स ने इसके बारे में खोज किया था, ठीक है। कब किया था? 1930 में। तो आपको तीनों थ्योरियों के बारे में आपके ध्यान में, आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं उन सभी पॉइंट्स को आपको रीड करते हुए, ध्यान रखिएगा, रीड करते हुए क्या करना है? आगे की तरफ बढ़ते चलना है। और कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इस वजह से किसी भी पॉइंट को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। इसको नोट करते चलिए। अगला पॉइंट नोट करना है कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा। ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीजा इज एनालोगस होता है। किसके एनालोगस होता है? सिमिलर इन द फंक्शन ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ फ्रॉग, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट थोड़ा चेंज कर लेते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके लिए एनालोगस होता है? फ्रॉग के यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के एकदम एनालोगस होता है, ठीक है ना। और फूड वैक्यूल की बात करें, जो इनके पास फूड वैक्यूल पाया जाता है वो किसके करस्पॉन्ड में होता है? तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एनालोगस टू यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ फ्रॉग के एकदम करस्पॉन्ड होता है। जबकि दूसरा क्वेश्चन फूड वैक्यूल जो है एनालोगस टू एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल के एकदम बराबर होता है, ठीक है ना। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा की बात करें तो ये भी इनके एकदम एनालोगस होता है। तो जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके एनालोगस है? तो फ्रॉग के यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के
एनालोगस है, जबकि फूड वैक्यूल ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। फूड वैक्यूल अलग है और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अलग है। तो फूड वैक्यूल की जब बात की जाए तो फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा की अगर हम बात करें तो ये फूड वैक्यूल इनके करस्पॉन्ड, इनके एनालोगस होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अगला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अमीबा में जब भी न्यूट्रिशन आपसे पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक नेचर का। कैसा होता है, होलोजोइक नेचर का। ये आपको ध्यान रखना है कि होलोजोइक, होलोजोइक मतलब जो एनिमल्स को खाता है। और किस फॉर्मेट में ये करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दूसरी बॉडी से ये अपना क्या करते हैं, पोषण लेते हैं। अगर हम फूड की बात करें तो फूड इनका जो है मेन किस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया के फॉर्मेट में लेते हैं, डाई एटम के फॉर्मेट में लेते हैं, प्रोटोजोआ और एल्गी। ध्यान रखिए ये चार चीज़ आपको याद रखना है। जब भी अमीबा के न्यूट्रिशन की बात की जाए तो आपको चार चीज़ याद रखनी है। पहला आपको बैक्टीरिया, डाई एटम और प्रोटोजोआ और एल्गी, ये चार चीज़ें आपको पूछा जा सकता है। इसमें से कोई भी विकल्प आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद फूड की इंजेक्शन की बात करें तो फूड का इंजेक्शन ये दो तरीके से करते हैं। एक होता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनेकोसाइटोसिस। पिनेकोसाइटिस और फैगोसाइटोसिस एक फूड को अंदर लेने की एक कला है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करता है कि जब सॉलिड की बात करें, जब सॉलिड को ये अंदर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जब पिनेकोसाइटोसिस तब कहेंगे जब ये लिक्विड के फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में होगा, लिक्विड के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, मेथड। मेथड में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है सरकमफ्लुएंस, दूसरा है सरकमवेलेशन। सरकमफ्लुएंस की बात करें तो यहाँ पे जो प्रे पाए जाते हैं, ये जो इस तरीके का जो प्रोसेस है जिसकी वजह से ये न्यूट्रिशन लेता है। सरकमफ्लुएंस में क्या होता है, जो प्रे होते हैं, प्रे का मतलब जो शिकारी होते हैं, वो एकदम पूरी तरीके से लेस एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, लेस एक्टिव होते हैं। जबकि सरकमवेलेशन की बात करें तो ये पूरी तरीके से एक्टिव। जब प्रे एक्टिव होगा, जब प्रे एक्टिव होगा, जब ऑप्शन में ये पूछा जाए तो सरकमवेलेशन लगाना है। जब लेस एक्टिव की बात की जाए तो सरकमफ्लुएंस। इसी से क्वेश्चन बनता है। ये जो आप विकल्प में देख रहे हैं यहाँ पे और सरकमवेलेशन के प्रोसेस यहाँ पे जो देख रहे हैं, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बनता है। और हर एक क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न को आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अगला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। कोई भी स्पीसीज हो, जब वो अपने ही तरह के स्पीसीज का प्रोडक्शन करती है तो ऐसे टर्म को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट रखना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि पहला पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, एक होता है नॉर्मल प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस में आपका बाइनरी फिजन आता है, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन या इसी को स्पोरिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पोरिलेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी एसेक्सुअल पूछा जाए तो आपको दो चीज़ याद रखनी। एक, नॉर्मल तरीके से जब करेगा तो क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता क्या है, एक बॉडी डिवाइड होती है और दोनों बॉडी क्या करती है, एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है। दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन इन
अमीबा। दूसरा अनफेवरेबल, जब इनके वातावरण के इनके प्रतिकूल चीज़ें होती हैं तब ये क्या करती हैं, एक ही बॉडी से ढेर सारे, ध्यान रखिएगा, ढेर सारे अपने स्पोरिलेशन प्रोसेस के द्वारा स्पोरिलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या करती, अपनी संख्या को ये बढ़ाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी अमीबा में रिप्रोडक्शन की बात पूछी जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि बड़ा कम, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको दिया जा रहा है, उतना ही दिया जा रहा है जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है और वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनता है, क्योंकि छोटा सिलेबस नहीं है, बड़ा सिलेबस है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी सिलेक्शन होने के लिए हमको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना होता है, न कि हमको डिटेल में, ठीक है। यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पढ़ते ही रहेंगे, सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंट अमीबा का एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में एंट अमीबा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में चर्चा करते हैं। इंटो अमीबा हिस्टोलिटिका की अगर हम बात करें तो फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, ये दोनों जगह मिलता है, चाहे वर्टिब्रेट हो या नॉन वर्टिब्रेट हो, ये दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनके पैथोजेनिक नेचर की बात करें तो पैथोजेनिक नेचर डिस्कवर्ड बाय द फ्रेडरिक एंड लॉस। फ्रेडरिक एंड लॉस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके डिस्कवर्ड किया था। कब किया था? 1875 में, 1875 में, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहला, थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस में वेसिकुलर होते हैं और वेसिकुलर के साथ साथ यहाँ पे इंडोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इंडोसोम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में क्या अनुपस्थित होता है जो अमीबा और एंट अमीबा को अलग करता है। तो सबसे स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंट अमीबा को क्या करता है, पूरी तरीके से इसको अलग कर देता है, ठीक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा को जो लाइफ साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल क्या होता है? जब कोई किसी भी स्पीशीज का लाइफ कंप्लीट होता है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, अगर किसी भी स्पीशीज का जो लाइफ साइकिल होता है उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोनोजेनेटिक होता है। मोनो का मतलब क्या होता है? जो एक होस्ट, ध्यान रखिएगा, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल होता है। जेनेटिक का मतलब एक ही स्पीशीज में, एक ही प्रजाति में या एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता है। ऐसे कैरेक्टर को मोनोजेनेटिक कहा जाता है। और दूसरा, इनके अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये ट्रोफोजाइट होते हैं। ट्रोफोजाइट नेचर के किसमें? ट्रोफोजाइट पैथोजेनिक इन म्यूकोसा एक परत होती है जहाँ पे ये ट्रोफोजाइट जो स्टेज होता है ये पैथोजेनिक नेचर में पाया जाता है। जबकि माइन्यूटा की बात करें, पूछा गया है कि माइन्यूटा किस फॉर्मेट में होता है, तो ये नॉन पैथोजेनिक होता है, ये पूछा जाता है। और ये कहाँ पे होता है? ल्यूमेन में ये किस नेचर में? नॉन पैथोजेनिक नेचर में। जबकि ट्रोफोजाइट की बात करें तो ये म्यूकोसा में पैथोजेनिक नेचर में आपको देखने को मिलेगा। सिस्ट की बात कर लेते हैं। सिस्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है। कैसा स्टेज होता है? इन्फेक्टिव स्टेज होता है। और इस इन्फेक्टिव स्टेज को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रीन्यूक्लियस। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ये बताइए कि एंट अमीबा का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है, तो ध्यान रखिए क्वाड्रीन्यूक्लिएट। क्या कहेंगे? क्वाड्रीन्यूक्लिएट कहेंगे। और जब पैथोजेनिक नेचर पूछा जाए
तो आपको ट्रोफोजोइट लगाना है, और जब माइन्यूटा पूछा जाए तो नॉन पैथोजेनिक इन ल्यूमन में आपको लगाना है। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पे बाइनरी फिजन, ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, जिसका कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि एक बॉडी टूट के दो बॉडी का फॉर्मेशन करती है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंट अमीबा कोलाई एंड जिंजीवैलिस। एंट अमीबा कोलाई और जिंजीवैलिस की बात करें तो ई कोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अभी देखिए, अभी हम सिलेबस को एकदम थोड़ा सा स्लो लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा आपकी आदत बन जाएगी वैसे वैसे क्या करेंगे, जो है क्लास की टाइमिंग के साथ साथ और भी मैटर देने का प्रयास करेंगे। तभी प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, स्लो चल रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट हो, बाकी कंटेंट आपको बराबर ऐसे ही मिलता रहेगा। एंट अमीबा कोलाई और जिंजीवैलिस की बात कर लेते हैं। ई कोलाई क्या होता है, यह नॉन पैथोजेनिक होता है। कौन, नॉन पैथोजेनिक होता है। जब भी ई कोलाई की पूछा जाए तो ये किस नेचर में होगा, मतलब ये रोग उत्पन्न नहीं करता है, और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमन के कोलोन वाला जो सिस्टम होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, गम में, ध्यान रखिएगा, जो गम्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से पायरिया भी होता है। क्या होता है, पायरिया। और पायरिया कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन किसिंग, किसिंग के द्वारा, मतलब एक लिप्स जब दो आपस में टचते हैं, मान लीजिए इनको इन्फेक्शन है तो यहाँ से ये क्या करता है, इनकी बॉडी में, इनके माउथ से ट्रांसफर हो जाता है सलाइवा के कांटेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, एंट अमीबा कोलाई और इसके साथ साथ जिंजीवैलिस को। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट क्या कहता है थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनकी समरी की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आज हमने जो पढ़ा है। ठीक है, एंट अमीबा कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। फिर से देख लेते हैं, एंट अमीबा कैसा होता है, फ्री लिविंग नेचर का होता है। एंट अमीबा कैसा होगा, फ्री लिविंग होता है, और यहाँ पे स्यूडोपोडिया और इनकी लोकोमोशन के लिए काम करता है। एंट अमीबा कैसा होता है, पैरासिटिक नेचर में, और पैथोजेनिक होते हैं, किस में देखने को मिलेगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में। दूसरा डिफरेंसेस की बात करें, क्या सबसे डिफरेंसेस आपको देखने को मिला है, वैक्यूल में देखने को मिलेगा, पैथोजेनिक एक्टिविटी में देखने को मिलेगा, और इनकी लाइफ साइकिल में मिला। तो आप इसको जाके एक बार जरूर रिवाइज करिए, और कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट जरूर करिए, ताकि हम आपके उन सभी सॉल्यूशन का, उन सभी प्रश्नों का जवाब एक सॉल्यूशन के माध्यम से दे पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। डेली शाम को मिलते रहेंगे, और आपके संपर्क के जितने भी बच्चे उन सभी को इसको शेयर करते रहिए। ठीक, चलिए।